हाय एवरीवन, माई सेल्फ रविंद्र सिंह। मिट्टी की खुशबू विद रविंद्र सिंह एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं हम लोग अमेरिका, इजराइल और ईरान के वॉर को लेके, युद्ध को लेके। आखिर ऐसे क्या कारण है कि इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं? ऐसा क्या कारण है कि किन कारणों से ये आपस में एक दूसरे से उलझे हुए पड़े हैं? इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। 80 के दशक तक चीज़ें सामान्य थी, यहाँ तक कि इजराइल ने अपने आप को जब स्वतंत्रता अपनी घोषित की थी कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र हूँ विश्व पटल पर, तो उसे राष्ट्र का दर्जा देने वाला ईरान दुनिया का दूसरा देश था। तो यूँ कहा जाए, एक तरीके से ईरान और इजराइल में मित्रता का भाव था और अमेरिका से भी ईरान की ऐसी कोई खास दुश्मनी या फिर कोई खास मतभेद नहीं थे। कहानी शुरू होती है आपके 80 के दशक से। जैसे कि ईरान एक मुस्लिम वर्ग का देश है, लेकिन वो शिया बहुल्य है और शिया जो हमारे मुस्लिम समाज होता है, ऐसा कहा जाता है कि सुन्नियों की अपेक्षा कम कट्टर होते हैं। यानी सुन्नी जो मुस्लिम समाज है वो अधिक कट्टरता का प्रतीक होता है और शिया जो समाज है वो इतना कट्टरता को भाव नहीं देता। तो चीज़ें सामान्य थी, लेकिन 80 के दशक में कहते हैं कि वहाँ जो खुमैनी जो वहाँ के सर्वोच्च लीडर थे, उनके शासनकाल में इस्लामिक कट्टरता हावी होने लग गई। उनके जाने के बाद जो अभी करंट में ईरान के शासक थे या सर्वोच्च लीडर थे, खामेनी, जो कि इजराइल और अमेरिका के फर्स्ट अटैक में ही वो मारे गए। जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हो जाती है तो यहाँ से ही समीकरण पूरी तरीके से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जो ईरान इजराइल को बतौर राष्ट्र मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश था, उसी देश से ये आवाज़ें भी गूंजना स्टार्ट हो जाती हैं कि यहूदियों को तो इस दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है, यानी यहूदी इस दुनिया में नहीं रह सकते। इस तरीके की आवाज़ें भी इस्लामिक कट्टरता के कारण उभर कर सामने आने लग जाती हैं और जो समीकरण ईरान का बनता है या जो वहाँ की विचारधारा पैदा होती है या फिर जो वहाँ पर सरकार रूलिंग कर रही होती है, उसका अमेरिका के साथ भी मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी यूं कहा जाए, ईरान भी दो धड़ों में बढ़ चुका था। एक जो पहले से चली आ रही शिया मुसलमानों की विचारधारा और एक 1980 के दशक में इस्लामिक क्रांति होने के बाद जो खामेनेई सर्वोच्च लीडर जो ईरान के थे, एक उनकी विचारधारा, और यहीं से ही सारा समीकरण चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका को इस प्रकार का महसूस होता है कि ये जो फिलहाल जो रूलिंग ईरान में हो रही है वो उसके हितों के हिसाब से सही नहीं है। इसी बीच ईरान और इराक का युद्ध भी अमेरिका की सह पर होता है, जो कि तकरीबन 8 वर्षों तक निरंतर चलता रहता है और बिना किसी नतीजे के ही वो समाप्त हो जाता है। यहाँ से ईरान को भी ये महसूस हुआ कि अगर मुझे दुनिया में सरवाइव करना है तो अपनी शक्ति का संचय करना होगा और वह न्यूक्लियर वेपन प्राप्ति की तरफ चला जाता है। यानी वह न्यूक्लियर हथियार प्राप्त करने की होड़ में निकल जाता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल या फिर यूरोपीय यूनियन, पश्चिमी देश, इनमें से कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों। इसका भी एक समीकरण है। जब ईरान में 1980 के दशक के बाद इस्लामिक कट्टरता हावी होने लग जाती है तो उसकी विचारधारा पूरी तरीके से चेंज होने लग जाती है, जिससे कि वह अपने आप को सर्वाइव करने के लिए
शक्ति का संचय करने लग जाता है, न्यूक्लियर हथियार प्राप्त करने में जुट जाता है। और इन चीज़ों को ना तो अमेरिका पसंद करता है, ना इजराइल पसंद करता है, ना यूरोपीय यूनियन पसंद करती है, और ना ही खाड़ी देश यानी अरब देश पसंद करते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। अगर न्यूक्लियर वेपन होंगे तो वो फिर दुनिया के लिए खतरा होंगे। इस तरीके से ये सारे पावर सेंटर मानते थे। पावर सेंटर, अब ये पावर सेंटर क्या है? दुनिया में 5 पावर सेंटर हैं, 5। पहला पावर सेंटर है आपका अमेरिका, दूसरा पावर सेंटर है आपका रसिया, और तीसरा पावर सेंटर है आपका चाइना, और चौथा पावर सेंटर है आपका यूरोपीय यूनियन, और 5वां पावर सेंटर है आपका इंडिया। यानी दुनिया में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट जो हो रखी है वो 5 सेंटरों में हो रखी है। ये 5 दुनिया के पावर सेंटर हैं। लेकिन जब बात आती है इनको और क्लोज करने की तो फिर दुनिया 2 भागों में बट जाती है। एक पावर सेंटर बनता है आपका अमेरिका के साथ वाला, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और खाड़ी देश यानी कुछ अरब देश शामिल होकर एक पावर सेंटर बनाते हैं। और दूसरा पावर सेंटर बनता है आपका चाइना, रसिया, ईरान, अदर कुछ कंट्री। ये दूसरा पावर सेंटर बनता है। इसमें अपना इंडिया न्यूट्रल रहता है, न तो वो किसी गुट में, न तो अमेरिका वाले गुट में, न रशिया वाले गुट में। इंडिया का एक न्यूट्रल ही स्टैंड होता है, वो किसी गुट में काम नहीं करता, वो गुट निरपेक्ष की नीति पर ही काम करता है। तो दुनिया इन पावर सेंटरों में डिवाइड हो जाती है। अब जो अमेरिका वाला पावर सेंटर है वो नहीं चाहेगा ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए, क्योंकि इस समय जो ईरान की विचारधारा है वो अमेरिका के हित के अनुसार नहीं है। यानी जो वहाँ पे जितने भी काम किए जा रहे हैं वो अमेरिका को रास नहीं आ रहे। लेकिन जो 1980 से पहले वाली जो विचारधारा थी वो अमेरिका के हित के अनुसार थी। तो अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो और जो पहले वाली विचारधारा है वही लोग ईरान में शासन करें, आज की विचारधारा वाले लोग वहां पर शासन ना करें। तो यानी वो सत्ता परिवर्तन चाहता है अपने हित के अनुसार। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता है तो अमेरिका जैसा देश भी उसके सामने बेबस नजर आएगा। वहीं इजराइल के तो अस्तित्व का ही सवाल है। अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग को जारी रखता है तो वो तो इजराइल के अस्तित्व के लिए ही खतरा है, क्योंकि इजराइल का जो आकार है वो बहुत ही छोटा है। वहाँ पे आबादी भी है 87 लाख या 1 करोड़ के आसपास ही वहाँ की आबादी है। यानी हमारी दिल्ली में भी उससे ज़्यादा आबादी है। उसका भूभाग भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर 5-10 परमाणु बम उस पर डाल दिए जाएं इजराइल पर तो वो तो समाप्त हो जाएगा। तो इजराइल का तो अस्तित्व का खतरा है। अगर किसी भी प्रकार से कट्टर इस्लामिक ईरान की जो विचारधारा है उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल या फिर अमेरिका के साथी, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो खाड़ी देश हो, अरब देश हो, वो कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। सारा रोड़ा इस न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग को लेकर ही हो रहा है। कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए, बशर्ते रूस और चाइना को छोड़कर। अभी अमेरिका इस मसले को बातचीत के द्वारा हल करना चाहता था, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तों पर राजी नहीं था और बातचीत के साथ साथ अमेरिका इजराइल सैन्य कार्रवाई को लेकर भी अस्वस्थ थे। जब उन्हें लगा कि हमारी शर्तों के अनुसार समझौता या डील नहीं हो पा रही तो उन्होंने संयुक्त रूप से अटैक कर दिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इनपुट दिया और इजराइल की सेना ने वहां पर अटैक कर दिया। और ये अटैक इतना भीषण था, अटैक इतना प्रभावी था कि ईरान की टॉप लीडरशिप यानी ईरान के समथिंग 48 लीडर्स को इसमें शहादत देनी पड़ी, यानी वो मारे गए। चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लीडर हों या फिर वो पॉलिटिकल लीडर हों, यानी कहने का मतलब है सैन्य और राजनीति के रूप में जो भी टॉप लीडरशिप
ईरान की थी वो उसको एक तरीके से नस्तना नाबूद कर दिया। अब आगे की कहानी आप लोगों के सभी के सामने है।